नमस्कार। स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। बच्चों, आज आपके लिए हिंदी काव्य साहित्य का जो विकास है उसमें जो अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर के पूछे जाते हैं उनको लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये जो प्रश्नावली है बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो भी इसमें प्रश्न है बहुत ही सटीक हैं और ऐसे प्रश्नों का संकलन है जो कि बार बार पूछे गए हैं। तो इनको आप बस ध्यान से सुनते जाइएगा, बहुत मन लगा के। और ये प्रश्नावली बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे पूर्व जो मैंने इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी डाली हुई है उसमें मैंने करीब 100 प्रश्नों को डाला है। फिर मैं और भी प्रश्नों को उसमें 100 से आगे और भी बहुत सारे प्रश्न हमारे पास उपलब्ध हो गए हैं, तो उनको भी हम इसमें साझा करेंगे। तो चलिए आती लघुत्तरी प्रश्नों पर। ये काव्य में जो होता है पद्य, ठीक है, जो कविता से संबंधित होती है, गद्य नहीं, ये पद्य होता है काव्य में। कविता के बाह्य तत्व कौन कौन से हैं? कविता के बाह्य तत्व निम्नलिखित होते हैं। कौन से? लय, तुक, छंद, शब्द योजना, चित्रात्मक भाषा और अलंकार। ठीक है, कविता के जो बाह्य तत्व कौन कौन से हैं, तो अगर पूछा जाए कविता के बाह्य तत्व कितने हैं तो 6 होते हैं। कौन कौन से हैं? लय, तुक, छंद, शब्द योजना, चित्रात्मक भाषा और अलंकार। कविता के अतिरिक्त तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो आंतरिक जो तत्व होते हैं, अनुभूति की तीव्रता, अनुभूति की व्यापकता, कल्पना की उड़ान, रसात्मकता, सौंदर्यबोध और भावों का उदात्तीकरण। ठीक है, आंतरिक तत्व हैं ये इसके। काव्य के कितने भेद होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। जो काव्य देखे जा सके, ठीक है, और श्रव्य काव्य जो सुने जा सके। श्रव्य काव्य के कौन कौन से भेद होते हैं? श्रव्य काव्य के 2 मुख्य भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। देखिए, श्रव्य काव्य के 2 भेद होते हैं। काव्य के कितने भेद होते हैं? वो भी 2 होते हैं, ठीक है। और श्रव्य काव्य के भी प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? अब देखिए, इसका एक है, प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। मुक्तक काव्य कितने प्रकार के होते हैं? मुक्तक काव्य आपके 2 भेद होते हैं इसके, गेय मुक्तक और पाठ मुक्तक। देखिए, बिल्कुल चैन बनती आ रही। मैं एक छोटा सा इसका ना वो बना के फिर आपसे साझा करूँगी और जल्द ही। प्रबंध काव्य के 2 भेद बताइए। प्रबंध काव्य के भी 2 भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। दृश्य काव्य तथा श्रव्य काव्य का अंतर स्पष्ट कीजिए। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, ध्यान दीजिएगा। अभी हमारे काव्य के जो 2 भेद थे ऊपर, उसी में श्रव्य काव्य कौन सा होता है? श्रव्य काव्य का रंगमंच पर अभिनय किया जा सकता है, ठीक है। श्रव्य काव्य का अभिनय, जो श्रव्य काव्य का अभिनय नहीं होता है। जो दृश्य काव्य होगा उसका अभिनय किया जा सकता है और जो श्रव्य काव्य होगा उसका अभिनय नहीं किया जा सकता। बहुत ही आसान है इसको। और देख लीजिए, इसमें एक और पॉइंट बढ़ा सकते हैं। दृश्य काव्य का आनंद उसे सुनकर तथा अभिनय को छोड़कर अर्थात कर्ण और नेतेंद्र द्वारा प्राप्त किया जाता है, जबकि श्रव्य काव्य का आनंद केवल श्रवणेंद्रिय के द्वारा ही प्राप्त होती है, यानी कानों के द्वारा ही जो हमें सुनाई पड़ेगा उसी से हम आनंद ले पाएंगे। लेकिन जो श्रव्य काव्य होता है उसमें कर्ण और नेत्र दोनों हमारे एक्टिव होते हैं। तो अगर दृश्य और श्रव्य का आपको अंतर स्पष्ट करना आ जाए तो आप बिल्कुल 2 ही लाइनों में, कि दृश्य काव्य वो होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनका अभिनय हो सकता है, ठीक है, और श्रव्य काव्य सिर्फ वही होते हैं जिनको हम सुन सकते हैं। अब देखिए, दृश्य काव्य का आनंद सुनकर तथा अभिनय को देखकर, इसमें 2 चीजें हो गई, सुन भी लेंगे, अभिनय को देख भी लेंगे, यानी आंखों की तृप्ति और कानों की तृप्ति दोनों की है, कर्ण और नेत्र द्वारा प्राप्त होंगे। जबकि श्रव्य काव्य जो होता है श्रवेंद्रीय कार्य द्वारा, मतलब ये सिर्फ सुन सकते हैं केवल। प्रबंध तथा मुक्तक काव्यों का अंतर स्पष्ट कीजिए। अभी हमने दृश्य और श्रव्य का अंतर स्पष्ट किया, ये प्रबंध तथा मुक्तक काव्यों का। देखिए, 2-2 नंबर के हैं, कम से कम 2 लाइनें 2 पंक्तियों में आपका उत्तर होना ही चाहिए। प्रबंध काव्य में धारावाहिक कथा होती है। प्रबंध काव्य में धारावाहिक कथा होती है, उसमें घटना या व्यापार का काव्यात्मक वर्णन होता है, ठीक है। मुक्तक काव्य में प्रत्येक पद्य स्वतः पूर्ण होता है। मुक्तक काव्य में प्रत्येक पद्य स्वतः पूर्ण होता है, ठीक है। मुक्तक मतलब बिल्कुल फ्री, स्वच्छंद,
ठीक है, पूर्ण होता है, कथाओं में सूत्रबद्धता नहीं होती है। हिंदी के 4 प्रसिद्ध प्रबंध काव्यों के नाम लिखिए। प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं? रामचरितमानस, कामायनी, जयद्रथ और हल्दीघाटी। कौन कौन से हैं? रामचरितमानस, कामायनी, ठीक है, तुलसीदास की रामचरितमानस, जयशंकर प्रसाद की कामायनी, जयद्रथ और हल्दीघाटी। हिंदी के श्रेष्ठ 4 महाकाव्यों के नाम लिखिए। पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस, कामायनी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं 4। ये हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास के हम लघु प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं। हिंदी के 4 प्रसिद्ध खंड काव्यों के नाम लिखिए। ठीक है, पहले हमने महाकाव्य देखी, अब खंड काव्य हैं। जय हनुमान, जानकी मंगल, जयद्रथ वध और सुदामा चरित। ध्यान दीजिएगा, ये खंड काव्य हैं। जय हनुमान प्रश्न कभी हमारे जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में बहुविकल्पी में इस तरह से पूछा जाता है, जैसे उसमें ऑप्शन दे दिए रामचरितमानस, ठीक है, और जय हनुमान, जानकी मंगल, जयद्रथ वध, सुदामा, तो उसमें से पूछा जाएगा इसमें से खंड काव्य कौन सा नहीं है, तो उसमें से जो रामचरितमानस होगा वो खंड काव्य नहीं होगा, बाकी ये सब खंड काव्य होंगे। तो इस तरह के बहुविकल्पी प्रश्न बन जाते हैं। आदिकाल के साहित्य को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? नाम लिखिए। आदिकाल के साहित्य को 5 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, राजो साहित्य और लौकिक साहित्य। पूछा जाए आदिकाल के साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो 5 भागों में। अब इन 5 के नाम भी याद करिएगा। आदिकाल के समय का उल्लेख कीजिए। ये सब 2-2 नंबर वाले हैं। आदिकाल का समय सन 769 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक माना जाता है। चंद्रवरदाई को प्रथम कवि माना जाता था आदिकाल का। कुछ विद्वान सरहापा को प्रथम कवि मानते हैं। सरहापा भी मिलेगा आपको कहीं कहीं और कहीं चंद्रवरदाई। हिंदी के प्रथम कवि का नाम लिखिए। तो हिंदी के प्रथम कवि चंद्रवरदाई हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की। अब पूछा जाए हिंदी के प्रथम कवि कौन से हैं, तो चंद्रवरदाई है। इनका जो रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो है। नरपति नालय और चंद्रवरदाई रचित ग्रंथों के नाम लिखिए। नरपति नालय का बीसलदेव रासो, चंद्रवरदाई का है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, वीरगाथा काल के रासो साहित्य की 5 विशेषताएं लिखिए। तो 5 विशेषताएं वीरगाथा काल की आई। ये सब अगर 2 नंबर का है प्रश्न तो आपको 5 विशेषताएं इसमें लिखनी आवश्यक है। पहला, वीर काव्य रचना, युद्धों का सजीव वर्णन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, वीर एवं श्रृंगार रसों का प्रचुर प्रयोग, ऐतिहासिकता पर आधारित रचनाओं का अभाव। देखिए, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां तथा वीरगाथा की विशेषताएं एक जैसी ने 5 हैं, इस तरह से निम्नलिखित हैं। कुछ भी आप ऐसे, आपकी जो लिखने का शैली होती है बहुत ही सुंदर, लिखने की जो शैली होगी बहुत ही सुंदर, सरल और सटीक होनी चाहिए। आदिकाल के 3 सिद्ध कवियों के नाम लिखिए। सरहपा, सबरपा, कन्हप्पा। जैन धर्म के 4 रास ग्रंथों के नाम लिखिए। देवसेन रचित श्रावकाचार रास, मुनि जिन विजय कृत भरतेश्वर बाहुबली रास, जैन धर्म सूरीकृत स्थूल भद्र रास, विजय सेन सूरीकृत रेवत गिरिदास। ठीक है, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? अभी ऊपर दिया था चंद्रवरदाई, यहाँ पे सरापा। अगर आपको उसमें सरापा और चंद्रवरदाई एक दिया हो कोई, इसमें से मान लो 4 नाम दे, 3 नाम कोई और है, एक में सरापा दिया तो आप सरापा को लगा दीजिए। अगर उसमें चंद्रवरदाई दिया तो चंद्रवरदाई को लगा दीजिएगा। आदिकाल में रचित 4 रासों ग्रंथों तथा उनके रचयिताओं के नाम लिखिए। खुमान रासो को दलपति विजय, परमाल रासो को जागनिक, बीसलदेव रासो को नरपति नाला, पृथ्वीराज रासो का चंद्रवरदाई। आदिकाल का श्रेष्ठ रासो काव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को आदिकाल का श्रेष्ठ रासो काव्य माना जाता है। आदिकाल का श्रेष्ठ रासो काव्य किसे माना जाता है? तो उत्तर होगा हमारा इसका पृथ्वीराज रासो। भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कौन थे और उनके साहित्य की विशेषताओं को लिखिए। तो कबीर ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक थे। ठीक है, कबीर ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक थे। वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। उनकी भक्ति भावना
बाह्य मर्डर, तीर्थ, व्रत, रोजा, नमाज आदि का खंडन, भगवान की अद्वितीय ज्ञान तथा शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का संदेश है। उनका मुख्य उद्देश्य भक्ति भावना की अभिव्यक्ति है। देखिए, भक्ति काव्य की ज्ञानाश्रय शाखा, ठीक है। भक्ति काव्य की ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक कौन है? कबीरदास जी। उन्होंने, उनके साहित्य की विशेषताएं क्या है? उन्होंने सबसे ज़्यादा बाह्य आडंबर, तीर्थ, व्रत, रोजा, नमाज आदि का खंडन किया, भगवान को अद्वितीय ज्ञान तथा शुद्ध प्रेम का प्रतीक माना है, ठीक है। आदिकाल के 2 काव्य ग्रंथों के नाम लिखिए। तो पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो। रासो काव्य से संबंध किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो चंद्रबरदाई, नरपति नारायण, परमाल रासो। कुछ भी आप इसमें से जो याद रह जाए, नरपति नाला, जो भी याद रह जाए वो आप लिख दीजिए। ज्ञानाश्रय निर्गुण शाखा के 4 संत कवियों के नाम लिखिए। कबीर, नानक, दादू, मलुकदास, ठीक है। ज्ञानाश्रय शाखा के कबीर, नानक, दादू, मलुकदास, ये आपका है। भक्तिकाल की समय सीमा क्या है? भक्तिकाल की समय सीमा सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। देखिए, मैं इसे धीरे धीरे बोलें ताकि आप जो ध्यान से सुने। आपका जो हिंदी का पेपर पहला पेपर है, जैसा मुझे ज्ञात हुआ है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपको समय का ये जो 2 नंबर के प्रश्न हैं, एक बार सुनिए, फिर इसको लिखिए भी। लिखने की जो आपके लिखने का जो अभ्यास है बहुत ज़रूरी है। हिंदी का पेपर हमेशा बड़ा होता है और हिंदी में लिखना भी बहुत पड़ता है। भक्तिकाल की 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। रहस्य भावना, भक्ति भाव की प्रधानता, सुधारवादी दृष्टिकोण, गुर महता। तो निर्गुण काव्यधारा की कोई एक विशेषता बताते हुए इसके प्रमुख कवि का नामोल्लेख कीजिए। निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। रहस्यवादी भावना की प्रधानता इनकी प्रमुख विशेषता है। संत काव्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इस धारा के प्रमुख कवि का नाम भी लिखिए। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में संतों ने जो काव्य रचा, उनकी काव्यधारा संत काव्यधारा मानी जाती है। देखिए, हिंदी साहित्य के भक्ति काल में संतों ने जो काव्य रचा उनकी काव्यधारा संत काव्यधारा मानी जाती। ये संत निर्गुण थे। कबीर, रैदास, नानक आदि इस धारा के प्रमुख कवि हैं। इन्हें ज्ञानाश्रय शाखा के कवि भी कहा जाता है। प्रेम मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि का नाम बताइए। पहले हम कौन सी शाखा पढ़ रहे थे? ज्ञानाश्रय शाखा। अभी कौन सी शाखा है? प्रेम मार्ग की शाखा। नाम बताइए तो उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो प्रेम मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि मलिक मुहम्मद जायसी हैं तथा इनकी रचना का नाम पद्मावत है। प्रेम मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि मलिक मुहम्मद जायसी हैं और इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? पद्मावत। सगुण काव्यधारा की 2, देखिए प्रेम मार्ग की शाखा हो गई, अब सगुण काव्यधारा। अभी सगुण काव्यधारा, निर्गुण काव्यधारा देखिए बढ़ती जा रही है ना हमारी। सगुण काव्यधारा की 2 शाखाओं के नाम बताइए। सगुण काव्यधारा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है। तो अब इन 2 शाखाएं कौन सी है? राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। प्रेमाश्रय शाखा के किसी एक महाकाव्य और उसके रचयिता का नाम लिखिए। भक्तिकाल की प्रेमाश्रय शाखा का एक महाकाव्य पद्मावत और उसके रचयिता श्री मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। प्रेमाश्रय शाखा की 4 विशेषताएं बताइए। तो इसमें कौन कौन सी है विशेषता है? प्रेम की प्रधानता, गुरु की महानता, सूफी सिद्धांतों का प्रतिपादन, रहस्यवादी भावना, अवधी भाषा का प्रयोग, प्रमुख छंद, दोहा तथा चौपाई। प्रेम की प्रधानता, गुरु की महानता, सूफी सिद्धांतों का प्रतिपादन, रहस्यवादी भावना, अवधी भाषा का प्रयोग, प्रमुख छंद, दोहा तथा चौपाई। भक्तिकाल के 2 कवियों के नाम लिखिए। भक्तिकाल के 2 प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, सूरदास। भक्तिकाल के जो 2 कवि हैं वो प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी और सूरदास जी। कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो कृष्ण भक्ति शाखा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं बहुत ही, देखिए जितने प्रश्न हैं बहुत ही सरल भी हैं, सरस भी हैं और बार बार पूछे हुए प्रश्न का है। कृष्ण लीलाओं का ज्ञान, सखा भाव की भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य रस की प्रधानता, भ्रमर गीत की रचना, कृष्ण के रूप का सजीव वर्णन, ब्रजभाषा का प्रयोग, मुक्तक पद की रचना। निर्गुण प्रेमाश्रय काव्यधारा के 3 कवियों के नाम लिखिए। मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन और कुतुबन। देखिए, निर्गुण प्रेमाश्रय काव्यधारा के 3 कवि। निर्गुण प्रेमाश्रय, ध्यान दीजिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन और कुतुबन।
प्रेमाश्रय निर्गुण धारा के 3 काव्य ग्रंथों के नाम लिखिए। अब इन्हीं के अगर काव्य ग्रंथ हैं तो लिखिए, पद्मावत हो गया, अखरावट होगा, मधुमालती हो गई। प्रेमाश्रय निर्गुण धारा के कवियों ने किस भाषा का प्रयोग किया है? तो इनकी जो भाषा थी अवधी थी। इस शाखा के अधिकांश कवियों की भाषा अवधी है, परंतु अनेक कवियों ने राजस्थानी ब्रज तथा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। कृष्ण भक्ति काव्य में वर्णित प्रमुख रसों का नामोल्लेख करते हुए उस रचना का स्पष्ट कीजिए जिसमें सभी रसों का सर्वश्रेष्ठ चित्रण हुआ हो। तो कृष्ण भक्ति काव्य में वर्णित रस श्रृंगार, शांत, अद्भुत, वात्सल्य एवं भक्ति रस है। और सूरदास जी रचित सूर सागर में इन सभी रसों का वर्णन है। अब जो सूर सागर है, सूर सागर में क्या क्या है? श्रृंगार रस है, शांत रस है, अद्भुत है, वात्सल्य है एवं भक्ति है। कृष्ण भक्ति शाखा का प्रथम कवि कौन था? कृष्ण भक्ति शाखा के विद्यापति जी हैं। कृष्ण भक्ति शाखा का प्रथम कवि विद्यापति को माना जाता है। शगुन कृष्ण भक्ति शाखा के 4 कवियों के नाम लिखिए। सूरदास, विठलदास, मीरा और रसखान। राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कौन थे? तो राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक तुलसीदास जी थे। राम भक्ति शाखा के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तुलसीदास, अग्रदास, नावादास और केशवदास जी। राम भक्ति शाखा के प्रमुख 4 कवियों के अगर नाम पूछे जाते हैं तो फटाफट से तुलसीदास, देखिए दास, अग्रदास, नावादास और केशवदास जी, सब दास जी हैं। भक्तिकालीन कवि काव्यधाराओं में किस धारा का काव्य सर्वश्रेष्ठ है और उसका सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? भक्तिकालीन काव्यधारा में राम भक्ति शाखा का काव्य जो है रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ है एवं ये सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। सूरदास, नंददास, मीरा, रसखान। कृष्ण भक्ति शाखा के 4 प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? सूरदास, नंददास, मीरा, रसखान। इन सभी ने श्री कृष्ण भगवान को ही अपना आराध्य माना है। इन्हीं पर आधारित इनकी सारी कविताएं उपलब्ध हैं। भक्तिकाल के 2 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास जी। ठीक है। ज्ञानश्री शाखा के किसी एक कवि द्वारा रचित 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। ज्ञानश्री शाखा के कवियों ने ग्रंथ रचना नहीं की। ठीक है। उनकी रचनाओं के संग्रह जैसे कबीर संग्रह है बीजक, उसके 2 भाग है साकी सबद। साकी सबद है, एक रामायणी भी तो है। तुलसीदास द्वारा विरचित 2 प्रसिद्ध काव्यों के काव्य कृतियों के नाम लिखिए जिनमें एक अवधी तथा दूसरी ब्रजभाषा हो। तो रामचरितमानस अवधी में लिखा गया, विनय पत्रिका ब्रजभाषा में लिखी गई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। तुलसीदास द्वारा विरचित 2 प्रसिद्ध काव्य कृतियों के नाम और उनकी भाषा भी इन्होंने अलग कर दी। तो रामचरितमानस अवधी भाषा में और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में। पूछा जाए विनय पत्रिका कौन सी भाषा में लिखेगी? ब्रज भाषा में। रामचरितमानस अवधी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है ये। महाकवि तुलसीदास के 4 काव्यों के नाम लिखिए। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं जब पूछी जाती हैं तो उसमें विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली बहुत महत्वपूर्ण है। राम काव्यधारा की रचना किन भाषाओं से में हुई है? तो राम काव्यधारा की रचना ब्रज एवं अवधी भाषा में हुई है। हिंदी काव्य में रीति के प्रवर्तक कवि कौन थे? तो हिंदी काव्य में रीति के वास्तविक प्रवर्तक कवि केशव जी थे। रीतिकाल के 4 रीतिबद्ध कवियों के नाम लिखिए। चिंतामणि, कुलपति मिश्र, भिखारीदास और मतीराम। रीतिकाल के 4 रीतिमुक्त ये रीतिबद्ध थे। चिंतामणि, कुलपति मिश्र, भिखारीदास और मतीराम। और 4 रीतिमुक्त कवि कौन से हैं? घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा। देखिए रीतिकाल के जो रीतिमुक्त कवि हैं वो हैं घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो रीतिकाल की जो श्रृंगार की प्रधानता, लक्षण ग्रंथों की प्रधानता, नीति एवं सूक्ति रचना, अलंकार प्रयोग, मुक्तक एवं नीतिपरक काव्य रचना। ठीक है। और आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रीतिकाल में आश्रयदाताओं की प्रशंसा बहुत ज़्यादा की जाती थी। अब प्रश्न है रीतिमुक्त काव्य से आप क्या समझते हैं? रीतिमुक्त काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं के नाम लिखिए। तो रीतिकालीन रूढ़ियों साहित्यिक बंधनों से मुक्त काव्य
रीतिमुक्त काव्य कहलाता था। मतलब किसी प्रकार का बंधन नहीं था उसमें। रीतिकालीन रूढ़ियों तथा साहित्यिक बंधनों से मुक्त काव्य रीतिमुक्त काव्य कहलाता था। इनकी जो रूढ़ी मुक्त काव्य रचना, कल्पना की प्रचुरता, अनुभूति को विशेष महत्व आदि की प्रवृत्तियां थीं। रीतिकाल के 3 कवियों के नाम लिखिए जिन्होंने काव्यांग विशेष का परिचय कराते हुए रीति ग्रंथ लिखे हों। आचार्य चिंतामणि, आचार्य कुलपति मिश्र, आचार्य भिखारीदास। रीति कर्म और कवि कर्म का समन्वय करने वाले रीतिकाल के 4 कवियों के नाम लिखिए। चिंतामणि, मतीराम, भूषण और देव। ठीक है। अब रीतिकाल के 2 कवियों तो उनकी एक एक रचना। तो रीतिकाल के जो कवि हैं केशव और बिहारी, तो बिहारी की बिहारी सस्से बहुत प्रसिद्ध है, केशव की रामचंद्रिका। रीतिकाल में लक्षणों का निर्माण न करके काव्य परंपरा के अनुसार साहित्य सृजन करने वाले 3 कवियों के नाम लिखिए। बिहारी, मतीराम और भूषण जी। रीतिकाल के वीर रस के एक कवि और उनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम लिखना है। तो रीतिकालीन वीर रस के कवि भूषण है और इनके 3 ग्रंथ, जिनके 3 ग्रंथ मिलते हैं। शिवराज भूषण, ठीक है, प्रमुख है उसमें। हिंदी में रस निरूपण करने वाले 4 आचार्यों के नाम लिखिए। चिंतामणि, कुलपति मिश्र, देव और भिखारीदास। रीतिकाल के 2 प्रमुख आचार्य कवियों के नाम लिखिए तथा एक रचना का उल्लेख भी कीजिए। रीतिकाल के 2 प्रमुख आचार्य कवि हैं केशवदास, कुलपति मिश्र, जिनकी रचना रसिक प्रिय। 2 प्रमुख आचार्य कवि हैं केशवदास और कुलपति मिश्र। केशवदास जी की रसिक प्रिया, ठीक है, रचना है। एक रचना पूछी थी ना, तो एक इन्होंने रसिक प्रिया दे दी है। रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन से हैं? तो घनानंद एवं द्विजदेव है। रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद और द्विजदेव हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा के 4 कवियों के नाम लिखिए। आलम, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव। रीतिमुक्त काव्यधारा की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। रीति परंपरा के साहित्यिक बंधनों तथा रूढ़ियों से मुक्त काव्य, सांकेतिक काव्य जिसमें कल्पना का प्राचुर्य। पुनर्जागरण का युग समय जो है कौन सा है? सन 1857 से 1900 ईस्वी तक का है। भारतेंदु कालीन 3 कवियों के नाम लिखने। प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन जिसको अंबिका दत्त, ठीक है, व्यास जी। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और देखते हैं जितने हो जाएंगे। आधुनिक काल की किन युगों में बांटा गया है? आधुनिक काल को इन युगों में बांटा गया। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता, यानी 6 युगों में। आधुनिक काल की कविता की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो 3 विशेषताएं कौन सी है? स्वतंत्रता एवं समानता, पर बल, देशभक्ति की भावना, परिवेश के प्रति जागरूकता। अब देखें इसमें जो छोटे छोटे हो जाए थोड़ा सा। आधुनिक युग के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। साकेत, प्रियवास। साकेत मैथिली शरण गुप्त का है। प्रिय प्रवास मैथिली अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है, ठीक है। क्वेश्चन है आधुनिक युग के 2 महाकाव्य। तो साकेत मैथिली शरण गुप्त जी का, प्रिय प्रवास ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है। आधुनिक काव्य काल के द्वितीय युग का नाम तथा इस युग के प्रमुख कवि का नाम लिखिए। तो कविता के आधुनिक काल के द्वितीय युग को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त जी। द्विवेदी युग की 4 प्रसिद्ध कवियों के नाम लिखिए। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, कामता प्रसाद गुरु तथा लोचन प्रसाद पांडे। द्विवेदी युग का समय कब से कब तक माना जाता है? तो 1903 से 1916 तक। पंत की छायावादी काल की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। पंत जी की छायावादी काल की 2 रचनाएं हैं, वीणा और पल्लव। छायावाद के 2 महत्वपूर्ण काव्यों के नाम लिखिए। छायावाद के कामायनी और अनामिका महाकाव्य हैं, ठीक है, काव्यों के। छायावाद के प्रसिद्ध कवि और उसकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। कामायनी, देखिए छायावादी प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद और उनकी रचना कामायनी है। और छायावाद के 2 कवि और उनकी 2 रचनाएं बताइए। छायावादी 2 कवि और उनकी 2 रचनाएं इस प्रकार से। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, आंसू, सुमित्रानंद पंत की लोकायतन और चिदम्बरा। ये छायावाद के 2 कवि और उनकी 2 रचनाएं। पहला कवि आपका जयशंकर प्रसाद जी है, दूसरे आपके सुमित्रानंद, और इनकी रचना जयशंकर जी की कामायनी और आंसू, पंत जी की है लोकायतन और चिदम्बरा।
तो छायावदोत्तर काल की कविता का काल विभाजन, तो देखिए इसमें है प्रगतिवादी युग 1938 से 1943 ईस्वी तक, और प्रयोगवादी जो युग है नई कविता का युग 1943 ईस्वी से निरंतर। तो हम 80 प्रश्नों को ले लेते हैं और 80 के और भी 100 प्रश्नों को हम लेंगे आगे अगले वीडियो में। तो यदि जानकारी बच्चों आपको अच्छी लगती है और आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और बच्चों आप लोग समय बिल्कुल ना बर्बाद कीजिए, जब भी समय मिले अपना वीडियो चला दीजिए, सुनते रहिए और लिखने का अभ्यास अवश्य कीजिए। लघुत्तरीय में लिखने पड़ेगा, 2-2 नंबर का प्रश्न है ये आपका, तो कम से कम 4 पंक्तियाँ आपकी लिखनी चाहिए। और जब बहुविकल्पी है तो आप उसमें आराम से सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कभी जो बहुविकल्पी सुनिए बहुत ध्यान से सुनिए, उसी में से कभी कभी नए प्रश्नों का सृजन हो जाता है। तो इस तरह की जानकारी का विशेष ध्यान रखिए। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ शीघ्र ही।